गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हम लोग मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया। मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन इंडिया के बारे में चर्चा करेंगे। हम लोग भारत में किस प्रकार से डेवलप पीरियड में जो राजनीतिक विकास था वो किस प्रकार से हुआ उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। हम लोग मेजर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की शुरुआत करने से पहले बात करें, थोड़ी सी आपने पता है इनसे जो है पढ़ा है, चंद्रगुप्त मौर्य के पढ़ा है, ठीक है। उसके बाद हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा है, तो उनसे रिलेटेड थोड़ी सी बात करें। और इसी में थोड़ी सी और चर्चा करें तो एरा ऑफ हर्षा, ये भी कह सकते हैं आप। एंशिएंट इंडिया की बात करें, थोड़ी सी एंशिएंट थोड़ी सी प्राचीन की बात कर रहे हैं, तो हर्षवर्धन का जो रूल था, जो डायनेस्टी था, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे उनके बारे में, एरा ऑफ हर्षा दोनों जस्ट बिलोंग है। तो हर्षवर्धन के बाद इनके जो एंशिएंट का जो खत्म हुए, जो भी इनके बाद जो रूलर्स आए इंडिया में, जो भी रीजनल किंगडम की उत्पत्ति हुई, जितने भी रीजनल किंगडम्स हुए, इनके बाद इनके डायनेस्टी खत्म होने के बाद जितने भी रीजनल किंगडम्स हुए, एंशिएंट इंडिया की बात कर रहे हैं, जितने भी रीजनल किंगडम्स हुए काफी वीक थे, काफी वीक थे। वीक किस चीज में थे? तो वीक मिलिट्री में थे, साथ साथ बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, सिविलाइज नहीं थे। तो आगे प्रॉब्लम क्या है इनके साथ? तो हर्षवर्धन की डायनेस्टी की बात करें, काफी बड़ी डायनेस्टी थी, काफी मुख्य राजा की बात कर रहे थे, तो काफी बेहतरीन डायनेस्टी थी इनकी एंशिएंट में। इनके बाद जो भी जो राजा बने, जो भी रीजनल किंगडम्स हुए आफ्टर एंशिएंट, वो या तो वीक थे, या तो उनका मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन सही नहीं थे, या तो अपना प्रशासनिक रूप सही नहीं था, या जो भी उनके तौर तरीके थे पॉलिटिकल एक्टिविटीज वो बिल्कुल सही नहीं थी। कुछ और रीजन्स की इसमें हम चर्चा करें, रीजनल किंगडम्स के बारे में कुछ अगर और स्टूडेंट चर्चा करें हम लोग, तो नॉर्मली से कह सकते हैं ये लोग हमेशा बैटल करते थे। दे ऑलवेज बैटलिंग फॉर लार्ज एंड रिचर टेरिटरीज। जो भी बड़े बड़े जो क्षेत्र की बात करें, जैसे कि गंगा की बात करें, फर्टाइल आगे बात करेंगे, ट्रिपैरिटी स्ट्रगल के बारे में आप लोग आगे बढ़ेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रीजन किंगडम से जो क्षेत्र अच्छा लगता था, जो उनके फर्टाइल कंडीशन के लिए बात करें, एग्रीकल्चर के लिए या उनके अपने विकास के लिए, उसके ऊपर वो लोग दबाव बनाते थे। जो क्षेत्र उनको काफी बेहतर लगता था, अपने किंगडम को बड़ा बनाना चाहते थे। हर्षवर्धन के बाद जो भी रीजनल किंगडम्स हुए, जो भी क्षेत्रीय किंगडम्स हुए, जो भी राजा का साम्राज्य रहा, सभी या तो लार्जर और रिचर टेरिटोरी के लिए हमेशा में अपने आप में क्या करते थे? दे फाउट ऑलवेज, वे हमेशा लड़ाई किया करते थे आपस में, जिसकी वजह से क्या हो गया? उनकी जो यूनिटी थी, वो क्या हो गई? लॉस्ट हो गई, वो खत्म हो गई। और क्यों खत्म हो गई? खत्म इसलिए हो गई क्योंकि ये जो रीजनल किंगडम्स थे, इनके खुद अपने कल्चर, इनके भी खुद के कल्चर थे, लैंग्वेज थे,
जितने भी नॉर्मली बात करें, जितने भी किंगडम्स हुए सबके अपने अपने लैंग्वेज कल्चर थे। तो ये जो लैंग्वेज और कल्चर और लैंग्वेज, तो सभी अपने लैंग्वेज कल्चर को स्टैब्लिश करना चाहते थे, आगे बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से और साथ साथ लार्जर और रिचर टेरिटोरीज का ऑक्युपाई करना चाहते थे, अपने जो संसाधन थे उनको काफी विकसित करना चाहते थे और आधिपत्य जमाना चाहते थे पूरे भारतवर्ष में, जिसकी वजह से राजनीतिक विकास हुआ। जो चेंजेस हुए, चेंज ये हुआ कि भारत देश के ऊपर इन लोगों की वजह से, यूनिटी ना होने की वजह से, आक्रमण हुए। इन्वेजन इन इंडिया, महमूद गजनी, सिकंदर और बहुत सारे जिन्होंने भारी रूप में आक्रमण किया, भारत को लूटा। ये कुछ कारण थे रीजनल किंगडम्स के। तो आक्रमण हुआ। आगमन की बात करें कुछ मुख्य रूप में 13th सेंचुरी की, अगर थोड़ी सी बात करें स्टूडेंट्स 13th सेंचुरी की, तो यहां पे तुर्किश लोग याद करें, तुर्क्स एंड अफगान्स, जिन्होंने रूल किया दिल्ली के ऊपर, और यह शासन उनका दिल्ली सल्तनत के रूप में विकसित हुआ। तो 13th सेंचुरी की बात करें, तुर्क और अफगान की बात करें, तो ये लोग उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और भारत पे आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन किया। दिल्ली सल्तनत हमारे कॉलेज चैप्टर में है, हम लोग उसके ऊपर काफी मुख्य रूप से बात करेंगे। आगे बात करें, इनके खत्म होने के बाद जैसे दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ तो मुगल एम्पायर शुरू हो गया। देखिए ये सब अभी हम लोग पॉलिटिकल डेवलपमेंट कर रहे हैं, किस प्रकार से हर्षवर्धन के बाद जो रीजनल किंगडम्स आए, उनके यूनिटी ना होने की वजह से, उनके खुद के कल्चर होने की वजह से लड़ाइयां लड़ी गई और इन्वेंशन हुआ, तुर्क का आगमन हुआ, उदार होगा, दिल्ली सल्तनत का फॉर्मेशन हुआ। बाद में सबसे बड़ी डायनेस्टी मुगल डायनेस्टी का फॉर्मेशन हुआ इन 16th सेंचुरी। बाबर फ्रॉम सेंट्रल एशिया, काबुल, इब्राहिम लोदी के बारे में बात करेंगे। कुछ सैनिक खुद गुप्तचर ने बाबर को डेका दिया, उन्हें आक्रमण किया भारत के ऊपर, और अंडर द बाबर द मुगल डायनेस्टी वाज फाउंडेड एंड इट कवर्स अ वास्ट एम्पायर इन इंडिया। वास्ट एम्पायर। थोड़ी सी और चर्चा करें हम लोग बाबर के बारे में, मुगल डायनेस्टी के बारे में। कमिंग फ्रॉम सेंट्रल एशिया, came from Central Asia and he launched a vast empire in India. आगे बात करें सेंट्रल एशियन तुर्किश, जिनके अंदर भारत में हिंदू एंड इस्लामिक ट्रेडिशन, परंपरा को ग्रोथ मिला, नींव रखी, उत्पत्ति हुई, और इसका मेन टॉपिक है मेजर डेवलपमेंट, उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ स्टूडेंट्स मुख्य पॉइंट है जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जिनको हम लोग देख रहे हैं। चलिए कुछ और मुख्य बातें करने की बात करते हैं। और क्या
यूरोपियन कंपनीज की। जी हाँ, यूरोपियन कंपनीज in 15th century. At the end of 15th century, at the end of 15th century, mid 15th century का पीरियड थोड़ा सा ऊपर नीचे है। एक एग्जैक्ट कोई डेट नहीं है, ऐसे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो फाउंडेशन था इंडिया में वो 1600 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं यूरोपियन कंपनीज। इनका एक ही उद्देश्य था कि भारत के साथ व्यापार किया जाए, ट्रेड किया जाए। They came here, the tie with the trade, वो इस सोच से यहाँ नहीं आती कि वो शासन करेंगे भारत पे। शासन उनका भी इस वजह से हुआ कि मुगल एम्पायर के औरंगजेब की बात करें, उनके बाद बहादुर शाह जफर, जो भी रूलर्स थे वो काफी वीक थे, जिस वजह से इनको मौका मिल गया यूरोपियन कंपनीज की। 15th सेंचुरी में आया फॉर ट्रेड, ट्रेड के लिए, ट्रेड करने के लिए। साथ साथ बात करें इनके साथ और कौन, पुर्तगीज, इनके बाद फ्रेंच, डच एंड मेनी मोर European companies came again and again for the purpose of trade. ट्रेड को समझते हुए हम व्यापार करेंगे, इंडियन स्पाइसेस भी कह सकते हैं। काफी ज्यादातर भारत में मसाला व्यापार होता था, कॉटन का व्यापार होता था, तो एक मुख्य था कि ट्रेड करेंगे भारत के साथ। तो पोर्टुगीज सबसे पहले आने वाले थे, उसके फ्रेंच, फिर डच, यूरोपियन कंपनी का आगमन हुआ। आगे बात करें हम लोग इसी में थोड़ी सी स्टूडेंट्स, तो फ्रेंच और यूरोपियन कंपनीज एट 17th सेंचुरी, इन लोगों के बीच में रिवाइवल शुरू हो गया। देयर आर रिवाइवल कंपनीज, लड़ाइयां शुरू हो गई। कौन बेहतर है, कौन सबसे ज्यादा ट्रेड करेगा? तो नॉर्मली आगे बात करें फाइनली मिड 18th सेंचुरी, जो इंग्लिश था फ्रॉम यूरोपियन कंपनी, इंग्लिश इमर्जेड। very valuable companies among them. Finally English, उन्होंने अपने पावर, उन्होंने अपने शक्तियों का उपयोग किया काफी बेहतरीन तरीके से और उभर के आए एक बेहतरीन कंपनी ग्रुप में। और साथ साथ इन्होंने मिड 18th सेंचुरी से शुरुआत की और भारत में इन्होंने, इंडिया में इन्होंने रूल करना शुरू कर दिया टिल 20th सेंचुरी। तो ये कुछ मुख्य पॉलिटिकल डेवलपमेंट से स्टूडेंट जिनके बारे में हम लोगों ने जाना, किस तरीके से हर्षवर्धन के बाद रीजनल किंगडम्स का बंटवारा हो गया, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल डायनेस्टी। तो कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी डायनेस्टी में थी, जितने भी डायनेस्टी हुए सब में कहीं ना कहीं कमजोर कड़ी थी, जिसकी वजह से दूसरे को आक्रमण करने का मौका मिला। और यही प्रॉब्लम मुगल के साथ था, उनके बारे में हम लोग का ब्रीफ में पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बहुत जल्द। और फाइनली ब्रिटिश इमर्जेड इंग्लिश कंपनी, दे रिलेटेड 20th सेंचुरी फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी। 20th से हम लोगों ने काफी डिस्कशन किया इसके ऊपर, कुछ क्वेश्चन दिए हमने आप लोगों को इसके ऊपर, इस टॉपिक से रिलेटेड आप उन्हें ग्रुप में डिस्कस करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो काफी अच्छे से शेयर करें, रिमेंबर करें, लर्न करें उसको अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम हो आपको तो आप ग्रुप में जरूर पूछें।
मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रिलीजियस, सोशल, हिंदूज, इस्लाम, हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, ये सब चीजें करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।